लोग ना हॉन्टेड जगह पे जाते हैं। आप कभी कोई ऐसे जगहों पे गए चेक करने के लिए? एक जगह है, वो गाजियाबाद में ही है। शमशान घाट के ठीक आगे एक पोस्टमार्टम हाउस है, कई सालों से बंद है। वहाँ पर अचानक से हम लोगों ने क्या देखा कि खिड़की के पास ऊपर कोई खड़ा हुआ है, और जो इंसान खड़ा है, अब मेरे साथ वाला जो था उसको क्या दिखता है कि मुंबई का केस है ये। एक घर में प्रॉब्लम होना शुरू हुई कि उस घर का जो बड़ा बेटा था अपने घर के बाहर जाता और बाहर भी दीवार लगी थी, उस पर अपना बार बार सर मारता। यही सेम चीज उसके 5 और दोस्तों के साथ हो रही थी। पता करने पर ये मालूम हुआ कि एक रात को इन लोगों ने, एक लेडी थी, वो रोज मंदिर जाती थी। उन्हें भगवान से इतना लगाव था कि अगर कहीं कोई मूर्ति गिरी हुई दिख गई, वो उसे उठाकर घर ले आती थी। एक टाइम पर मेरे पास कॉल आता है, वो कहती हैं कि मुझे अपने घर के जो आंगन है, करीबन 12 औरतें हैं, और रात के करीबन 3:35 के आसपास एक लेडी ने, उन्होंने गेट नॉक किया। मैं आता हूँ, मैंने गेट खोला तो वो कह रही है कुछ खाने के लिए है आपके पास। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, उस घर में ऐसा कहते हैं कि डायन रहती है। जो मेरे गुरु हैं राम अशोक जी, उनके साथ एक घाट पर देखा कि एक बुजुर्ग इंसान वो कुछ नदी में ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद उनके डंडे में कोई कपड़ा फंसता है कि वहां पर एक लाश है, और फिर वो उस बॉडी के ऊपर बैठ गया और अपने डंडे को 3 बार जमीन पर पटका। 1 2 3। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। सो आरजे अर्श, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रहस्यमय पॉडकास्ट। रहस्य अनफोल्डेड आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू अग्रीड फॉर दिस, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सागर, मुझे बुलाने के लिए। और बहुत अच्छा शो है आपका रहस्य अनफोल्डेड। मैंने अपने गुरु जी के कहने पर यहाँ पर प्रवेश किया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कहीं पर आना और अपनी बातों को रख पाना। जी, और आप बहुत अच्छे से रखते हैं, मैंने आपका पॉडकास्ट सुने भी है इनफैक्ट। थैंक यू तो सो बहुत मच बहुत फॉर दैट। धन्यवाद इसके लिए। या ये क्या रीज़न क्या है? हर कोई चाहता है अपना चेहरा दिखाए, लोगों तक पहुंचाए। आप इतना बढ़िया करते हो, जी IMDb पे इतनी अच्छी रेटिंग्स हैं आपकी हॉरर स्टोरीज की, जी। बट स्टिल आप क्यों अपना चेहरा छुपाना चाहते हो? मैं दरअसल छुपाना नहीं चाहता। द थिंग इज़ कि बहुत लोगों ने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी है अभी, हम्म और उनके जहन में मेरा सिर्फ एक आवाज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आवाज़ है उसी के ज़रिए हम किसी को पहचानते हैं, जानते हैं या समझते हैं। जी। वास्तविक रूपरेखा हमारी क्या है वो किसी को नहीं पता। मतलब शरीर के बारे में सबको पता है, पर आत्मा की रूपरेखा किसको पता है। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा मुझे लाइमलाइट नहीं चाहिए किसी चीज़ की, ज़्यादा मुझे किसी के सामने नहीं आना है। तो मैं इतने में ही खुश हूँ, मेरा इतना ही ओके। लोगों तक अपनी जानकारी पहुँच जाए, जितनी अवेयरनेस हो सकती है उतना पहुँच जाए, बाकी सब ठीक है, चल रहा है। अब आरजे, आप इसी के लिए नाम में जाते हैं क्योंकि आपकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये बहुत मेरे लिए गलत होगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक कहानी से शुरुआत ना करो। तो मैं एक कहानी सुनना चाहता हूँ आपसे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा डर लगे। कहानियों में मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हकीकत बताते हैं ना किसी को, कहानी भी नहीं, अब कहानी तो बहुत एक नॉर्मल टर्म हो गया, लेकिन जब आप हकीकत किसी को बताते हैं तो उसका दिल अपने आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है कहीं ना कहीं। और मैंने जितने भी पॉडकास्ट करे हैं, जितनी भी कहानियों को मैं सुनाता हूँ, लोगों तक शायद वो इसलिए अच्छी लगती हैं, उनको पसंद इसलिए आती हैं कि उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। और अगर कहानियों की ही बात कर रहे हैं तो अभी मैं रास्ते से आ रहा था, तो रास्ते में जो कैब वाले भैया थे वो नॉर्मली बात कर रहे थे इन सब चीज़ों की कि क्या सुपरनैचुरल होता है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है। उसी बीच में उन्होंने कहा कि आजकल तो मार्केट में ये ओइजा बोर्ड भी मिलने लगे हैं। अब मैं सोच में पड़ गया कि यार ये मतलब ये कोई मिलने का सब्जेक्ट तो है नहीं कि कहीं पे भी ये सब चीज़ें मिल रही हों। जी। फिर मैंने उस चीज़ को समझा और जाना कि आजकल इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है ना पैरानॉर्मल।
तो उसको लोग मतलब खेल खेल में ही देख रहे हैं, वो लोग कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये पैरानॉर्मल है, इससे डरना चाहिए या फिर इन सब में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन स्टिल तो ओइजा बोर्ड पे आते हैं। मुझे ओइजा बोर्ड से एक केस बहुत इंटरेस्टिंग याद आता है, जहाँ पर मुंबई का केस है ये, और दादर संतोष नगर, अगर आपको पता है तो वहाँ पर एक घर में प्रॉब्लम होना शुरू हुई। प्रॉब्लम क्या था कि उस घर का जो बड़ा बेटा था, वो हर रोज़ रात को करीब 1:34-35 के आसपास वो उठता और अपने घर के बाहर जाता, और बाहर में जो बगल में एक दीवार लगी थी, उस पर अपना बार-बार सर मारता। और वो तब तक मारता जब तक उसके सर में लाइक घाव नहीं हो जाता, मतलब खून नहीं निकलता था लेकिन घाव हो जाता था काफ़ी, मतलब उसका सर फूल जाता था। सुबह उसके मॉम डैड पूछते भी थे कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, मतलब क्या करते हो रात को? तो उसने बोला, मॉम डैड मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ, मैं कमरे में ही रहता हूँ। एक दिन उसे इंस्पेक्ट किया गया ठीक से, तो हर बार वो बाहर निकल के दीवार के पास खड़े होके पता नहीं क्या बुदबुदाता था और उसके बाद अपने सर को दीवार पर मार लेता था। यही सेम चीज़ उसके 5 और दोस्तों के साथ हो रही थी। मतलब अब ये शोध का विषय था कि ये पांचों एक ही समय पर, या मतलब 6 लोग एक समय पर 1:34-35 के आसपास घर के बाहर निकलते और जो भी आसपास से घर से लगी हुई जो दीवार देखते उस पर जाकर अपना सर मारने लगते। कई बार ऐसा होने लगा, तो फिर उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया, कुछ अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी थे जो वहाँ पर गए, तो उन लोगों को ऐसा कोई वैलिड प्रूफ मिला नहीं। ठीक है, थोड़े समय के बाद ये चीज़ें और वर्स्ट होने लगीं। वो इंसान अपने हेड को ही मेन टारगेट बनाता था और उसको लगता था कि उसके हेड में कुछ है जिसे वो निकालना चाहता है। ओके। ठीक है, अब ये उसके साथ कॉन्शियसली होने लगा। पहले ये सब सबकॉन्शियसली होता था कि उसको पता नहीं होता था एंड ऑल, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज़ें उसके दिमाग पर हावी होने लगी और वो लोगों से कहने लगा कि मेरे सर को बीच से काट दो। अच्छा। हाँ, ये मतलब काफ़ी फेमस केस था मुंबई का, और हाँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा अंधविश्वास ना फैले, इस वजह से इसे ज़्यादा मीडिया में या इन सब जगह पे लाया नहीं गया। ठीक है, थोड़े समय के बाद मैं एक इंसान को जानता हूँ जिनसे मैं मिला था, वो भी एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये केस फाइनली सॉल्व हो गया है। ओके। मैंने उनसे पूरी की पूरी डिटेल पूछी, तो उन्होंने कहा कि उस लड़के के घर में एक चार्ट पेपर था, और उस चार्ट पेपर पे मतलब उसके यहाँ गड्डियाँ रखी हुई थी शायद चार्ट पेपर की, जो नॉर्मल आते हैं 5-10 रुपए वाले वाइट चार्ट पेपर। तो उस पे वो ABCD जो भी ओइजा बोर्ड का जो एक अपना पैटर्न होता है उससे वो बनाता और उससे कुछ ना कुछ करता था वो। अब उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने, इनफैक्ट वो एक अघोरपन से जुड़े हुए इंसान भी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो उनके घर गए, पूरा इंस्पेक्शन किया इन सब चीज़ों का, तो उन्हें एक प्रॉपर एक चार्ट पेपर मिलता है, जिस चार्ट पेपर को अगर वो ज़रा सा फाड़ भी रहे थे या उसको हल्का सा इधर से उधर मूव भी कर रहे थे, तो ये लड़का जो था, जो अफेक्टेड था, ये अपने आप को कुछ ना कुछ कर रहा था। एट द सेम टाइम जब जब ये लड़का अपने आप को कुछ कर रहा था, उसी समय पर जैसे एक तरीके से कोई लिंक हो, उसी तरीके पे वो जो उसके दोस्त थे बाकी के 5, वो भी यही सेम काम कर रहे थे। अगर लड़का अपना सर पटक देता था तो वो पांचों भी यही काम कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि इनको ऐसा लगा कि ये पांचों एक दूसरे से लिंक हैं, मतलब इस लड़के से लिंक हैं, और इन सबको एक जगह लाया गया। पता करने पर ये मालूम हुआ कि एक रात को इन लोगों ने चार्ट पेपर पर कोई ओइजा बोर्ड अपना किसी स्पिरिट को बुलाने का अपना तरीका जो लोग करते हैं कि ये आ जाओ वो आ जाओ, तो उन्होंने किया। अब उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके 1 साल बाद से ये लोग अफेक्ट होना शुरू हो गए। मतलब टाइम गैप भी आप देख रहे हो, एक होता है कि अगर किसी को रिजल्ट मिलता है तो तुरंत मिलता है कि चलो ठीक है आज मैंने किया तो कल तो भूत आएगा ही आएगा, लेकिन उनको 1 साल के बाद हुआ। और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि आप सोचो एक घर में अगर 6 लोग बैठे हैं और 6 के 6 पोजेस हैं, लेकिन वो दिखा नहीं रहे, वो है नॉर्मली, पर जब उस ओइजा बोर्ड के बने हुए इस चार्ट को छुआ जा रहा है तो उनको कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब उनको कोई मूव भी नहीं कर पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो इतने भारी हो गए हैं। अब उन लोगों ने जैसा भी अपना जो उनके तरीके थे, जो उनकी पद्धति थी,
उस तरीके से उन्होंने वो काम किया, वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए थे वहाँ पे, और उन्होंने एक लेड का बॉक्स मंगवाया। ऐसा कहते हैं, वैसा उनका मानना है कि इन इन चीज़ों से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उन्होंने एक लेड का बॉक्स मंगवाया, साथ ही साथ एक एक बेबी मंगवाया जो न्यूबॉर्न बेबी होता है। तो उनका ये मानना था कि अगर हम किसी तरीके से इन पांचों से जो लिंक स्पिरिट है, अगर उसको निकाल कर इस एक बॉडी में डाल दें और इस बॉडी को इस लेड के बॉक्स में डाल दें। लेड एक कंडक्टर होता है, गुड बैड कंडक्टर होता है, शायद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कर दें और उसके बाद इस लेड के बॉक्स को कहीं दूर पानी में फेंक दें तो ये सब के सब बच सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा उनका मानना था कि उस दिन रात को सारे के सारे जो 6 बच्चे थे, बच्चे एज इन वही करीब होंगे 20-25 साल के होंगे, तो उन लोगों को बैठाला गया एक सर्कल के शेप में, और बीच में वो लेड का बॉक्स रखा गया, और उसके ऊपर एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, जिसकी डेथ हो गई हो एक तरीके से, तो सिर्फ एक बॉडी हो केवल। ओके ओके, ठीक है, मतलब मरा हुआ होना चाहिए। हाँ जी, वो मरा हुआ होना चाहिए। ओके। तो उसको बैठाला और उसके बाद उन्होंने कुछ अपने जाप करने शुरू करे। जाप करने के करीबन 10-15 मिनट के बाद वहाँ पर जितने और लोग मौजूद थे उनसे ये बोला गया कि कोई भी आंख नहीं खोलेगा। ठीक है, जो पेरेंट्स मौजूद थे, उनके जो बाकी के लोग मौजूद थे। तो थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि जितने भी सारे के सारे बच्चे थे जो एक सर्कल के शेप में बैठे थे, वो सब अपने सर पर हाथ रखने लगे। सबने एक साथ अपने सर पे दोनों हाथ रख लिए ऐसे करके। ठीक है, और करीबन उसके आधे घंटे के बाद जो पेरेंट्स थे, ऐसा उनका मानना है कि बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। जो बच्चा डेड था पूरी तरीके से, शायद उसमें जान आई हो या कुछ ऐसा हुआ हो। तो और करीबन 1 घंटे का प्रोसेस चला होगा जो भी था। फिर वो पांचों के पांचों जो 6 बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, वो सब के सब बेहोश हो गए एक साथ। बेहोश होने के बाद वो बच्चे में जान आ चुकी थी, और उस बच्चे को उस लेड के बॉक्स के साथ कहीं दूर पे, मतलब उसको विसर्जित कर दिया गया। और ये मैंने जिससे पूछा था वो बहुत ही रिलायबल सोर्स है मेरा, तो वो झूठ तो नहीं है। मतलब ऐसा मेरा भी मानना है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर उसने किया। और उनकी फैमिली आज भी, मतलब अब तो खैर वो लोग मुंबई में नहीं रहते हैं, वो सब ने मुंबई छोड़ दिया है, पूरा शहर ही छोड़ दिया है, किसी छोटे शहर में जाकर रहने लगे हैं। लेकिन वो लोग आज भी खौफ खाते हैं उस ओइजा बोर्ड के पूरे प्लान से, बिकॉज वो जो चार्ट था वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ना उसको जलाया गया है, ना कुछ किया गया है, पर उसको कहीं रख दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि बोर्ड, ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में ही वो ऊर्जा आए तभी आप उसको एक ओइजा बोर्ड का नाम दें या कुछ ऐसा। कभी कभी हमारे शरीर की ऊर्जा और हमारा डायनामिक्स ऐसे सिंक हो जाते हैं कि वो भले ही ओइजा बोर्ड ना हो, पर फिर भी वो लगता है कि हाँ, हमने एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी है, एक तरीके का ऐसा यंत्र जिसमें या जिसके थ्रू आत्माएं आ सकती हैं, ऐसा मान सकते हैं। ओह, या काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे आपने बोला ना यंत्र, हाँ जी, क्योंकि जो तंत्र मंत्र यंत्र, इस तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी, यंत्र से चीज़ों को बुलाया जाता है। हमारा बॉडी भी तो यंत्र ही है, बिल्कुल जहाँ पे हम मेडिटेशन करके जो भी करके चीज़ों को एज अ मीडियम के थ्रू लेकर जाते हैं। जी जी। ऐसा आपने कभी कुछ देखा? क्योंकि तंत्र विद्या में यंत्रों का बहुत यूज़ होता है। हम यंत्र बनाते हैं। ब्लैक मैजिक में भी मैं देखता हूँ कि कुछ शेप्स बनाते हैं, डायनामिक्स बनती हैं, जो भी बोल दें उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। ऐसा सबसे कोई इंटरेस्टिंग केस आपके सामने आया जहाँ पे तंत्र से या फिर ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं उस तरीके से कुछ चीज़ें किसी पे हुई? देखिए, मेरे जो गुरु हैं रामाशोक जी, जी। और मेरा भी यही मानना है, उनका भी यही मानना है स्पेशली, कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ओके। मतलब काला जादू ये सब अंग्रेज़ों की देन है। दूसरा ये कि कोई भी चीज़ बनाई अच्छे के लिए जाती है। भगवान शिव ने रावण को जो उवाच कहे थे, जो अपने वाक्य कहे थे षटकर्मों के, वो सही चीज़ के लिए था। वो ये था कि इससे तुम जन कल्याण करो। वशीकरण हो गया, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन। तो ये सारे जो षटकर्म थे, इनके विधान, विद मंत्र, ये उनको बताए गए थे रावण को। अब धीरे धीरे रावण ने उस गुरुकुल में अपने सिखाना शुरू किया, चीज़ें आगे बढ़ी, ऐसा जैसा कहते हैं लोग, उस हिसाब से। तो अब
एक गुरु के कई शिष्य, उस गुरु में अगर गलत दीक्षा दे रहा वो किसी को, या फिर अगर वो सही दीक्षा दे रहा है, सामने वाला गलत इंप्रेशन से अगर उसको कर दे, तो तंत्र की या किसी भी चीज़ की कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। अब यंत्र की बात आती है तो कई सारे लोग अब जिनको पद्धति पता है वो यंत्र मतलब एक डायनामिक बनाते हैं, एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें ऊर्जा का संचार विधिवत रूप से हो। उसके लिए हमारे कई सारी ऐसी प्रणालियां हैं जिसके तहत बड़े बड़े जो गुरु होते हैं वो अपना काम करते हैं। इवन जो हम लोग मुद्राएं बनाते हैं, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ से मुद्राएं बनाते हैं। जी। तो वो चैनलाइज करने का सिर्फ एक तरीका है। हम नमस्ते क्यों करते हैं सागर? अगर हम लोग नमस्ते करते हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन है, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को आपस में जोड़ना और एक सर्कुलेट मतलब अपने शरीर के एक पूरी ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से सामने वाले को प्रेजेंट करना। ठीक है। तो यंत्र वैसे ही काम करते हैं। यंत्र से संबंधित अगर मैं कोई ऐसी बात करूं तो मुझे एक ही चीज़ याद है, बहुत ही कॉमन था वो। एक लेडी थी, वो रोज़ मंदिर जाती थी। अब रोज़ का मतलब आप मान के चलो कि वो 45 साल से केवल मंदिर जा रही हैं। उनका सेम रूटीन होता था। वो जाती थी मंदिर, अपना पूजा पाठ करके वापस आ जाती थी। अब उन्हें भगवान से इतना लगाव था कि अगर कहीं कोई मूर्ति गिरी हुई दिख गई, वो उसे उठाकर घर ले आती थी। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि ये देखिए भाव है, तो भाव को तो ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं। ठीक है, ये उनका पर्सनल भाव था। तो कहीं पे भी कोई खंडित मूर्ति होती थी तो वो उसको उठा के घर ले जाती थी। जबकि खंडित मूर्तियों को विधान ये कहता है कि आप या तो ससम्मान कहीं पे रख दें या उसको प्रवाहित कर दें एक तरीके से, जहाँ पर होती हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो घर ले जाती थी। तो उनके घर का जो मंदिर था वो सागर ये समझ लो कि एक कमरे की पूरी दीवार सिर्फ खंडित मूर्तियों से भरी हुई थी। अच्छा। ठीक है। अब उनका एक टाइम पर मेरे पास कॉल आता है। वो कहती हैं कि मुझे घर में जब भी मैं सोकर उठती हूँ या फिर जिस भी टाइम मेरी सुबह हो गया दोपहर हो गया, जिस भी टाइम मेरी नींद खुलती है तो मुझे अपने घर के जो आंगन है, मतलब वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी, वहाँ से सीढ़ियाँ थी, स्टेयर्स थी नीचे की ओर। तो जब वो उतरती थी तो उनको लगता था कि करीबन 12 औरतें हैं टोटल जो बाल खोलकर नाच रही हैं। मतलब नाचने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई प्रॉपर किसी सॉन्ग पर डांस कर रही हैं, वो सिर्फ अपने हेड को मूव कर रही हैं एक जगह खड़े होकर और एक सर्कुलेट फॉर्म में। तो सुनने में भी बड़ा अजीब सा था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो इसके पीछे मतलब पहले तो आप सबसे पहला तो ये होता है कि आप किसी जाके डॉक्टर को दिखाओ, आप मेंटली ऐसा इल तो नहीं हो। तो उन्होंने ऐसा बताया कि करीबन 1 से 2 डॉक्टर थे, वो उनके घर में रह कर देख चुके हैं, उन्हें भी ये महसूस हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार शायद जाने वाला है, शायद वहाँ पर जाकर देखने वाला है। और मेरे गुरु ने हमेशा मुझे बताया है कि तुम अपने आप को जब भी कहीं पर जा रहे हो तो शून्य करके जाओ। ये नहीं कि मतलब तुम्हें बहुत कुछ आता है या फिर वहाँ पर तुम जाकर बहुत कुछ कर लोगे। जी। हम लोग भैरव बाबा को बहुत मानते हैं, हम लोग भैरव बाबा के उपासक हैं। तो मैंने भी वही काम किया कि भैरव बाबा को याद कर कर मैं वहाँ पर गया। अच्छा, ये केस ऐसा था जहाँ पर मैं पर्सनली इन्वॉल्व था, जहाँ पर मैं गया। रात को करीबन सागर वही करीब हुआ होगा 2 बजे, 2:10 थे मुझे याद है। मुझे ऐसा लगा कि नीचे पानी किसी ने पानी की टोटी थी, किसी ने खोल दी है बहुत तेज। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, सेकंड फ्लोर पे ही रूम था, नीचे कोई रूम नहीं था। नीचे सिर्फ एक बड़ा सा आंगन था जहाँ पर और साइड में एक ड्राइंग रूम बना था पूरा पूरा। ऊपर से जब मैं झांक कर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि वहाँ पर कोई नहा रहा है, पर वो कोई लेडी है। तो मैं पीछे हो गया, मतलब अब हो गया शायद कोई परिवार वाला होगा। मैं वापस से अपने कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद अब एक साथ मुझे करीबन ऐसा लगा कि जैसे लाइन से नल खुलते हैं ना, 1 2 3 4, और नीचे कोई बाल्टी उस पर आवाज़ आती है। ठीक है, उस तरीके से करीबन 12 नल एक साथ खुले हों, जबकि उस घर में ऐसा कुछ था नहीं। वापस से मैंने भैरव बाबा को याद किया। मैं जब बाहर गया तो मैंने क्या देखा कि वही सर्कुलेट फॉर्म में, अब हो सकता है कि ये बहुत लोग कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट है या फिर एक तरीके से आप मान लो सुनी सुनाई चीज़ें हैं, वही आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। पर मैं उसे करीबन 10 मिनट तक देखता रहा। आम तौर पर जो साइकोलॉजी कहती है कि हमारे जो हेलुसिनेशन है वो सिर्फ
1 मिनट तक काम करते हैं, उसके बाद आप अपनी रियल स्टेट में आ वापस जाते आने हैं। लगते हो, जी। ठीक है। 1 मिनट 35 सेकंड, 1 मिनट हम्म 34 सेकंड तक। लेकिन मैं जानबूझकर वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो सातों जो वहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था 12 औरतों का, मुझे लगा कि शायद ये लोग किसी तरीके से मुझे डराने का प्रयास कर रही हैं या फिर कुछ ऐसा है। तो मैं वहाँ पर ज़ोर से अपना पैर पटका और वापस से अपने कमरे के अंदर आ गया। मुझे ओके। नीचे जाने का एक वो नहीं हुआ, क्योंकि एक अजीब-सा डर था। कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, कोई भी इंसान है, हम्म। उसे डर लगेगा सागर। जी। चीज़ें हैं और हम्म आप एक घर में हो, जिनको आप जानते भी नहीं हो, पता नहीं क्या है, क्या नहीं। हो सकता है कि आप वहाँ पर सच में कोई औरतें हों, वो मार ही दें आपको। हम्म मैं वापस आया, अगले दिन जब मैं उठा, तो वो सो रही थीं, मतलब वो जो लेडी थी, उसी फ्लोर पे सो रही थीं। मैंने उनसे कहा कि मतलब अब मैं जाता हूँ, मैंने रात को यहाँ पर जो भी मुझे देखना था, क्योंकि फिर मुझे अपने गुरु से डिस्कस करना था ये सारी चीज़ें। जी। तो उन्होंने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो लोग मुझे ले जाएँगी। और ओके। मतलब उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी, उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, हम अपना केस खुद देख लेंगे। हम्म जब वहाँ से मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि नीचे साइड में, सीढ़ियों के साइड में ही खंडित मूर्तियों का एक पूरा-पूरा स्टॉक लगा हुआ है एक तरीके से। हम्म उसमें हनुमान जी की मूर्ति है, उनका सर नहीं है, सोचो, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद करीबन आप ये मान के चलो 1 महीने के बाद हम्म वो लेडी कोमा में चली गई हैं, क्योंकि वो अच्छा। कॉन्टैक्ट रखना नहीं चाह रही थी। और कोमा में गई कैसे हैं, ऐसे उनकी बॉडी मिली है, आसपास के लोग बताते हैं कि जब वो उनके यहाँ गए, मतलब बहुत दिनों तक वो खोला नहीं दरवाज़ा, या उनके फैमिली का कोई आया होगा शायद से, तो दरवाजे को तोड़ा गया और जब अंदर गए, क्योंकि वो लेडी अकेले रहती थी वहाँ पे, हम्म तो जब वो अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो लेडी हैं वो पालथी मार के बैठी हुई हैं, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं ना, जी। सेम वैसे ही। पर उनकी गोद में सारी खंडित मूर्तियां हैं, मतलब पैर से लेकर, और उन्होंने अपने सर पर एक मूर्तियां रखी हुई हैं ऐसे करके, और बहुत बैलेंस तरीके से। अब कोई डॉक्टर भी इस चीज़ को देखेगा या फिर समझेगा तो हो सकता है कि उसकी जो मसल मेमोरी हो, वो ध्यान करते करते वहीं पर स्टॉप हो गई हो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि वो बैठे बैठे कोमा में चली कैसे गई। उनको 3 दिन के बाद होश आया, एक हॉस्पिटल में गई वो नियरेस्ट। 3 दिन के बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि मेरी मूर्तियों को मेरे पास ले आकर रख दो, और वो वापस से सीधे लेट गई। जैसे जड़ हो जाती है ना, कोई चीज़ पत्थर की हो जाती है, हम्म वो ठीक वैसे ही लेट गई। हाँ, एक चीज़ जो बहुत कॉन्टिन्यूस हो रही थी उनके साथ, वो उनके आंखों से ब्लीडिंग होना लगातार। ये चीज़ डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि मसल की हाइपरटेंशन की वजह से रेटिना पर और उसके पीछे इफेक्ट आया है, हम्म और इसी वजह से उनके ब्लीडिंग हो रही है। पर कितनी देर, सवाल ये है। हम्म आपको चोट भी लगती है तो कितनी देर वैसी ही रहती है, जबकि उनको शुगर भी नहीं था, उनको सब कुछ, उनका सब कुछ नॉर्मल था। हम्म और आज भी सागर वो हॉस्पिटल में ही है। उनके कोमा जब, में। हाँ, कोमा में ही है। हाँ, वो कोमा में ही है। डॉक्टर का कहना है कि एक शॉर्ट कोमा होता है, हो गया तो इतना लंबा टाइम हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे स्टेट में जो हमारा ब्रेन है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह को लेकर स्टक हो जाता है। तो शायद उनका ब्रेन मंदिर को लेकर स्टक हो गया हो, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है सागर की, जब भी कोई मूर्ति आप मंदिर में स्थापित करते हैं, कोई मूर्ति आप कहीं से लेकर आते हैं, तो उसकी बनावट, उसका हर एक चीज़, आपका भाव, मतलब हर एक चीज़ कहीं ना कहीं कुछ कुछ करके 100% होनी चाहिए, कुछ भी अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा का रिवाज है हमारे यहाँ पे, जी जी। इतना ज़्यादा तरीके से उसके नीचे यंत्र स्थापित करके कपड़ा रख के फिर मूर्ति को रखा जाता है, फिर उसमें ऊर्जा का संचार होता है। यंत्र किसी भी प्रारंभिक ऊर्जा को या फिर किसी भी एक बड़ी ऊर्जा को एक छोटी सी जगह कैप्चर करने का एक जरिया होते हैं, मेरा ये मानना है। यस। वो यंत्र आपका हाथ भी बन सकता है, कोई मुद्रा भी बन सकती है, वो यंत्र आपकी ध्वनि भी बन सकती है एक तरीके से। आप शिव तांडव स्तोत्रम को देखिए, आप एक सही वे में अगर आप उसको एक उदित अनुदित स्वर जो होते हैं, अगर आप उसको एक तरीके से बोलेंगे तो आपको उसकी ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में समझ में आएगा। जी।
माला जाप, इन सब चीज़ों का विधान इसीलिए है। मुझे लगता है यंत्र इसी से रिलेटेड। और आज भी जब मैं उनके घर वालों से बात करता हूँ तो उनके घर वालों को उनकी जो, अब वो मौसी हैं किसी की चाची हैं, वो उसी अवस्था में दिखती हैं बार बार, ऐसा उनका अच्छा। कहना है। वो आज भी दिखती हैं, ओ, या शायद उनकी आत्मा उसके साथ बंध गई हो, ये हो सकता है। हो सकता है। बिल्कुल। अभी आपने जब कहा ना कि ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक कुछ नहीं होता है, सही कहा है एक्चुअली। ये जो मतलब मैं भी सोच रहा था उसके बारे में। जी। आई थिंक ब्लैक मनी वाइट मनी भी कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक नज़रिया है, एक तात्पर्य है लोगों को देखने का, पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल। पैसा तो वैसे ही है, एनर्जी तो वही है। हम्म, हम उसे ब्लैक वाइट और ये सब चीज़ों में डालते हैं। बिल्कुल। आप कानपुर से हैं। जी जी। कानपुर का माहौल कैसा रहता है अगर मैं बात करूँ पैरानॉर्मल के हिसाब से? क्योंकि मैंने बहुत स्टोरीज सुनी है लखनऊ के, यूपी के, मोस्टली यूपी के साइड्स के, तो बहुत गजब गजब की कहानियां मैंने सुनी है। बिल्कुल। आपके साथ ऐसे कुछ लाइफ में हुआ है बचपन में या कभी भी जहाँ पे ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी डरावना भी लगा? अगर आप मेरे एकदम स्टार्टिंग के स्टेज की बात पूछना चाहते हैं तो वो तो खैर देखिए ऐसा ना, क्योंकि कानपुर, बनारस, इलाहाबाद ये एक ही रेंज पे आते जी हैं जी सारे जी के सारे, जी। गंगा घाट के किनारे। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को दादी नानी जो कहानियाँ बताती हैं, जब हम उससे थोड़ा विपरीत या उससी एकदम मिलती जुलती कोई चीज़ देख लेते हैं ना, तो हम एक तरीके से वो हमारे लिए हॉरर एक्सपीरियंस हो जाता है। बिल्कुल। भाई आपने भी कहीं ना कहीं कोई कहानी सुनी होगी, वैसे मिलता जुलता अगर आपको कोई इंसिडेंट दिख जाए तो आप सरप्राइज हो जाओगे या डर जाओगे। यस। सेम वैसे ही कुछ। तो छोटे में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कहते थे कि एक चुड़ैल होती है, वो आपसे प्याज और रोटी मांगती है। यस। ये यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है। एक टाइम के आने के बाद जब चीज़ों को जानने लगे, रिसर्च करने लगे, मेरे गुरु मुझे मिले, तो वो सब चीज़ों के बाद फिर मेरा इन सब से डर खत्म हो गया कि हाँ, अगर होता भी है तो उसको समझो, जानने का प्रयास करो, जी। भागो नहीं, क्योंकि उनकी भी अपनी शायद कोई फीलिंग होती होगी, माइट बी, या वो बहुत आक्रामक होंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक दिन की बात है, मुझे अच्छे से याद है, मेरे घर से करीबन आधा किलोमीटर दूर एक मेरे भैया रहते हैं, वहाँ पे उनका कैफ़े है पूरा पूरा। तो वो राशन कार्ड की एंट्री वगैरह का काम करते हैं। तो एक दिन मैं वहाँ पर गया और रात को वहाँ पर रुका, बिकॉज़ मेरे घर में शायद नेट का कुछ इशू हो रहा था। अब उस दिन क्या था कि जैसे उनके यहाँ आप घुसेंगे तो सामने ही भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। ठीक है। और वो समाधि मुद्रा में लगी हुई है। उसके बाद वो पूरा कैफ़े है चारों तरफ से, मतलब पूरा ओपन कैफ़े है वो। और कैफ़े से रिलेटेड एक साइबर कैफ़े की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, रात के करीबन 3:35 के आसपास एक लेडी ने, कांच का दरवाज़ा था वो बाहर से, उन्होंने गेट नॉक किया। और पूरे कैफ़े में सिर्फ मैं था, क्योंकि भैया अपने घर गए हुए थे। मैं आता हूँ, मैंने गेट खोला। अब वो लेडी बाहर ही खड़ी हैं, अंदर नहीं आ रही हैं। तो वो कह रही हैं, कुछ खाने के लिए है आपके पास? तो मैंने कहा कि दादी अभी ऐसा कुछ था नहीं, जो था वो ख़त्म हो गया, खाने का समय तो निकल गया है। कह रही हैं कि मेरे पास ना रहने के लिए कुछ है, मेरे पास ना खाने के लिए कुछ है, आप लोग ऐसे ही मुझे मार डालोगे क्या? तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो गरीब होंगी। मैंने उनसे कहा कि आप अंदर आ जाइए, अगर आपको बाहर, क्योंकि बारिश का मौसम भी था, मैंने कहा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अंदर आ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं देखता हूँ शायद कुछ रखा हो मेरे पास। कहती हैं अभी लाकर दे दो तो ठीक है, वरना हम जा रहे हैं। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मुझे लगता है अगर 2 सेकंड नहीं बीते होंगे, मैंने कहा कि हाँ दादी बिस्किट है, और जैसे ही मैं पलटा हूँ वो गायब मेरी आंखों के सामने से। मैं बाहर निकल कर गया, कुछ नहीं दिखा मुझे, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा। रोड लाइट्स जल रही थी, सब कुछ था। हाँ, एक चीज़ अजीब थी, कुत्तों का भौंकना और दूसरा लाइट का फ्लिक करना। वो पास वाली लाइट फ्लिक नहीं कर रही थी, वो उस घर से करीबन मेरी नज़र मतलब पहुंच गई होगी, इतनी दूर था, 15-20 कदम, वहाँ की लाइट फ्लिक कर रही थी बार बार, और कुत्ते उसी लाइट को देख के भौंक रहे थे। अगले दिन मुझे क्या पता चलता है कि जिस घर के सामने वो रोड लाइट है, मैंने अपने भैया से ये बात शेयर करी, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ऐसी कोई दादी नहीं है यहाँ पर, दूसरी चीज़ ये घर है, मतलब लाइट के सामने वाले घर की बात कर रहे थे, उस घर में
ऐसा कहते हैं कि डायन रहती है, ऐसा माना जाता है। ओह! तो मैंने कहा कि इसका कोई साक्षात एग्जाम्पल होगा, कुछ कुछ तो ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि उस घर में जब भी तुम जाओगे तो एक औरत है, वो जिंदा है। डायन मरी नहीं होती बाय द वे, वो जिंदा होती हैं, हुँ, जो अपने तंत्र की चरम सीमा पर पहुंचती हैं। हुँ, ऐसा कहा जाता है कि उनको डायन कहते हैं, जिनकी नॉलेज बहुत सुपीरियर हो जाती है। ओके। ठीक है। तो जब उस घर में जाओगे एक स्पेसिफिक समय पर, या पूर्णिमा या अमावस्या, जो उन्होंने देखा वो बता रहे थे वो, तो एक औरत है जो दोनों हाथ में नींबू लेकर रहती है, पूरे पीले वस्त्र, और सर पे जैसे मांग भरते हैं ना शादी वगैरह में, आपने हुँ, देखा हुँ, होगा, हुँ, हुँ। तो पूरा पीला सिंदूर ओह! वो ऐसे लेकर वहां पर खड़ी रहती है। इसीलिए उस घर के आसपास के जितने लोग हैं, या तो उन्होंने मतलब एक तरीके से उसको रेस्टोरेंट वगैरह बना दिया है, या वहां से मतलब रहते ही नहीं है, वो लोग चले जाते हैं वहां से। तो मैंने जो देखा वो क्या था? हुँ, सवाल फिर वही आता है कि मैंने जो देखा, क्या वो भूत था? क्या कोई चुड़ैल थी? या कोई सिर्फ ऐसे ही आने जाने वाली एंटिटी जो ये बताना चाहती हो कि उसे खाना नहीं मिलता? सवाल है। कब की बात है ये? ये करीबन हो गया होगा, 5-6 साल हो गए होंगे इस चीज़ को। हुँ, मोस्टली है ना, लोग ना जाते हैं देखने के लिए, जिनको ऐसा हम्म, बहुत एक्सपीरियंस करना होता है, वो हॉन्टेड जगह पे जाते हैं, जी। एक्सप्लोर करने के लिए, वही पैरानॉर्मल जगहों पे जाके चेक करते हैं। हम्म। आप कभी कोई ऐसे जगहों पे गए, देखने के लिए, चेक करने के लिए? अपने गुरु के साथ ही जाते हैं हम। हुँ, हुँ। उनके साथ कई ऐसी पैरानॉर्मल साइट्स पर हम गए हैं। इनफैक्ट रिसर्च करिए, बिना किसी को परेशान किए हुए, या एक तरीके से। और जब कभी कभी लगा भी है ना ऐसा हुँ, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब कुछ होने वाला है, तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए। जैसे कि? अ, एक जगह है, वो गाज़ियाबाद में ही है। हुँ, डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि वो क्या है। एक बहुत ही अजीब सी जगह थी कि आप जब उस पैसेज में जाते हैं, एक लंबा सा पैसेज मान लो, उस पैसेज में जाएंगे तो पहले शमशान घाट पड़ता है। ओके। ठीक है। शमशान घाट के ठीक आगे एक पोस्टमार्टम हाउस है। हुँ, अब वहाँ पर जाना उद्देश्य ये था कि वहाँ पर जाकर केवल रीडिंग्स करनी है, देखना है, समझना है, और वापस आ जाना है। हमारे साथ 4-5 लोग थे, हुँ, और हुँ, भी अलग-अलग लोग थे। एक साइकोलॉजिस्ट भी थे उसमें। हम लोग ऐसे भी लोग रखते हैं कि वो विज्ञान के दृष्टिकोण से बता पाएँ कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ओके। जब हम लोग उस जगह पर गए हैं, जाते समय तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब वहाँ पहुँच गए हैं, जो पोस्टमार्टम हाउस कई सालों से बंद है, वहां पर अचानक से हम लोगों ने क्या देखा कि खिड़की के पास ऊपर कोई खड़ा हुआ है। ओके। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं अपने गुरुजी के साथ गया। और जो इंसान खड़ा है, उसके जो मैंने देखा, उसके एक साइड पर, सर के एक साइड पर, एक बड़ा सा जो इंजेक्शन होता है, जो शायद रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता हाँ, हाँ। है, मेजर एनेस्थीसिया देते समय, हाँ, वो लगा हुआ है। ठीक है। मैंने उनको मुड़कर ये बात बोली, अपने गुरु को इशारे में ही बोला कि मुझे कोई दिखा, हुँ, और उसकी हालत जो थी बहुत ही अजीब थी, वो देखने लायक नहीं थी। तो ओके। उन्होंने, बाकी लोग ना डरें इस वजह से उन्होंने थोड़ा इशारा किया, फिर मैं चुप रहा। अब मेरे साथ वाला जो था, उसको क्या दिखता है कि उसी खिड़की पर एक कपड़ा रखा हुआ था, कोई बहुत पुराना से, जैसे नहीं जाल जाल लग जाते हैं, हुँ, उस कपड़े को उठाकर किसी ने दूसरी खिड़की पर रखा है। ओह! मैंने वही बोला ना, हेलुसिनेशन होता तो सिर्फ एक को होता, हाँ, दो को होता। फिर तीसरा हेलुसिनेशन भी हुआ। तीसरा ये हुआ कि हम लोग वहाँ से वापस आने लगे। वहाँ की रीडिंग्स बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। मतलब पूरा जो ईएमएफ मीटर था वो हुँ, बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा था, रेड पे जा रहा था। और उसी तरफ, दूसरी तरफ हम लोग कर रहे थे, तो सब कुछ नॉर्मल था। जबकि अच्छा। वहाँ पर कोई भी वायरिंग, कोई भी ऐसी, मतलब मुझे मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। हुँ, हम लोग जब वापस आ रहे थे, तो अगर आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कपाल क्रिया कहते हैं। हुँ, जब कोई मर जाता है तो जी। 2 ब्रह्मांड फटते हैं। एक जो घर में प्राण निकलता है, हुँ, दूसरा ब्रह्मांड शमशान में। शमशान में। ठीक है? वहाँ पर जाकर उस पे, उसके कपाल को 5 बार मारा जाता है। ठीक है? जिस बाँस से मारा जाता है, ठीक है? उस कपाल क्रिया के जो डंडे को मारा जाता है, वो बाँस अंदर से खोखला होता है। उसके हुँ, पीछे भी कई सारे रीज़न्स हैं। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे, तो हमने क्या देखा, एक शमशान घाट अंदर से पैक है, बाहर से लॉक है। थोड़ी बहुत चिताएँ जो 90% जल गई थी, वो बाकी की जल रही थी।
हमने देखा कि उस डंडे को किसी ने हमारी हाइट के बराबर से उछाल के छोड़ दिया है। उछाल कर छोड़ दिया मतलब? एज इन बहुत तेज आवाज आई। ओके। और जब आप किसी बांस को, खोखले बांस को थोड़ा ऊंचाई से उछाल कर छोड़ते हैं तो वो उछलता है ऐसे, मतलब हाँ। थोड़ा सा, ठीक है। उसके साथ भी वही हो रहा था। हम लोगों ने पलट के देखा और बांस मतलब 2-3 ऐसे टप करके गिर गया, पर वहां पर तो कोई था नहीं। और जिस चिता के पास गिरा वो चिता भी करीबन 95-90% जल चुकी थी पूरी पूरी, पर अंदर कोई नहीं था। ठीक उसी समय पर अंदर एक रिक्शा खड़ा था, काफी बड़ा शमशान घाट था वो हल्का सा मूव होता है। मेरे गुरु ने ये चेतावनी दी कि एक काम करो, अब यहां से निकलो, मतलब ज्यादा अब रुकना नहीं है। साथ में निकलते निकलते कई सारे ऐसे स्केप्टिक भी होते हैं जो अलग अलग रीजन देते हैं, ठीक है, कि शायद वो हवा के बहाव से गिर गया हो डंडा, है ना, शायद वो किसी साइड पे रखा हो, हवा चल गई और गिर गया हो। उसने ये बोला कि अगर कोई एंटिटी है, अब आई डोंट नो वो क्यों चैलेंज कर रहा था, क्या था उसका मतलब, इवन वो बहुत अच्छा राइटर है। उसने कहा कि अगर कोई एंटिटी है तो अभी के अभी प्रूफ दे के दिखाओ। उसने सिर्फ इतना बोला और हम लोग एकदम बाहर आ गए, मतलब पोस्टमार्टम शमशान घाट और एकदम बाहर हम लोग। ओके। जैसे ही आए, अब मुझे नहीं पता उसको कोइंसिडेंस कहेंगे सागर या एक तरीके से इंटरफेरेंस कहेंगे एनर्जीज का, उस पूरे शहर की लाइट चली गई आउट ऑफ नोवेयर। मतलब कोई मतलब नहीं था, ये बताने का भी कोई मतलब नहीं था कि लाइट चली गई और मैंने इसकी बात से कनेक्ट कर दिया है। पर असली खेल उसके बाद हुआ कि हम लोग जब उसके बाद निकलने लगे, वो जो था राइटर, क्योंकि उसी ने हम लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक कोई जगह है, वो अपने घर का रास्ता भूल गया। और हम और मेरे गुरुजी जो थे, हम लोग आराम से पहुंच गए। वो कह रहा है कि रामशुक जी मुझे बताइए किधर से आना है, उससे गूगल मैप पे रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक तरीके से एनर्जीज ने उसके दिमाग को अ, संकेत दे दिया या प्रूफ दे दिया कि यस वी एग्जिस्ट, वी डू एग्जिस्ट। चुनौती नहीं देनी चाहिए अननेसेसरी, जब तक आपके साथ कोई गुरु ना हो, और गुरु भी है तो चुनौती क्यों देना उस चीज के, मतलब आप केवल उसको खोजिए और चले आइए वहां से। सिर्फ इतना ही रिसर्च का मेन मतलब होता है, और कुछ नहीं। जी। अभी आपने जब कहा ना कि प्रेजेंस जो फील होता है वो करवाई देती है एंटिटी, और ऐसा भी हमने देखा है कि किसी पे माता आ जाती है, जी। या फिर हमने मूवीज में भी देखा है कि ट्राइबल्स को बचाने के लिए वहाँ के जो वन देवता वन आते देवता होते हैं, जी, वो वन जी। देवता उनके अंदर आ जाते हैं किसी सिलेक्टिव लोगों के अंदर, और वो फिर बचाते हैं। ऐसा आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस और देखा है? हाँ, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि देखिए अगर आप उत्तराखंड साइड चले जाएंगे जी जी। तो वहाँ पर आपको गांव-गांव में, क्योंकि वहाँ पर हर एक गांव के अपने देवता होते हैं, जी। सेम ऐसे ही साउथ में भी है। हाँ। आप वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी क्षेत्र देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं एक तरीके से। तो उत्तराखंड का ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने देखा हुआ है 2-3 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज करते समय मैंने वहाँ पर महसूस भी किया है कि वो लोग जो है चावल के दाने लेते हैं हाथ में, और चावल के दाने को उछाल कर फिर वो कुछ बताते, क्योंकि वो लोगों का मानना है, वो जो शामन्स हैं उनका मानना है कि किसी के घर में, यदि जैसे आपके घर में कोई अन्न है, तो अन्न से हम बता सकते हैं कि आपके घर का जो अन्न है या फिर जो पूरा एरिया है वो दूषित है या फिर नहीं है। वो आपके अनाज से? अनाज से, वो लोग अनाज से बताते हैं। अब आते हैं साउथ की तरफ, अगर आप कोला की बात करेंगे स्पेसिफिक, तो इस चीज़ का प्रूफ लेने के लिए, प्रूफ भी नहीं कहेंगे यार, अगर कोई चीज़ को जानने की उत्सुकता है, जिज्ञासा है, तो उसके लिए हम वहाँ पर गए थे भूता कोला को देखने। तो मेरा एक दोस्त है, उसके घर में ही ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या काम करते हैं कि इनकी ना एक अलग ही ट्राइब होती है पूरी पूरी, जो भूता कोला करते हैं। तो उनको बुलाया जाता है प्रॉपर, वो नर्तक होते हैं, वो प्रेजेंटर होते हैं एक तरीके से भगवान के, और उससे पहले घर में पूरी तैयारियां होती हैं, ठीक है। घर में तैयारियां होती, पूरा एक प्रॉपर स्टेज बनाया जाता है, उनके यहाँ दैव रखे जाते हैं, फिर वो आते हैं। तो मेरे मन में ना कहीं एक सवाल था कि जब किसी के अंदर कोई देव आता है तो शरीर बच कैसे जाता है? ओके। मतलब अगर आपके अंदर, क्योंकि आपकी आत्मा ही रह रही है, यही बहुत बड़ी बात है, इसके अलावा भी कुछ और आ जाएगा तो इंसान पोजेस हो जाता है, जो हम लोग आम शब्दों में कहते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि कोई देव आ रहा है,
देव का मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जी। फिर उस जगह पे। हम्म। खैर उनके बिलीव हैं तो उनके बिलीव को मुझे सम्मान करना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पर गया था। तो मुझे याद है रात में ना हमारे फ़ोन बंद करा दिए गए थे सबके। गुलिगा देव का कोला होना था। गुलिगा मतलब जो बहुत ही प्रचंड रूप होता है उनका। ओके। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक मुर्गी दी जाती है रात को और वो मुर्गी छुपा दिया जाता है कहीं, ठीक है? और जैसे ही वो कोला शुरू होता है मतलब जैसे ही वो जो देव जिनके अंदर धारक जो शरीर होता है, जब वो आता है सामने तो वो उस मुर्गी को ढूंढने के लिए इधर उधर निकलता है और जहां पर भी वो मुर्गी होती है उसे वो ढूंढ देते हैं मतलब और उसकी गर्दन को ऐसे पलट देते हैं। ऐसा उनका एक रिचुअल है, अपना मानना है जो भी है। पंजुर्ली देव का कोला जब मैंने देखा था, अलग अलग नाम होते हैं, देखिए वहाँ पे आप कोला देखेंगे तो बंटू नेमा का कोला, ठीक है, इस तरह से नाम होते हैं वहाँ पर कोला के। सत्य देवता का कोला। तो जब मैंने एक वहाँ पर देखा जो शांत होते हैं, जो देव ज़्यादा रुद्र नहीं होते हैं, जब उनका कोला देखा तो वो लोगों से आकर पहले तो नृत्य होता है, वो अपना प्रेजेंट करते हैं, अपने भाव को प्रेजेंट करते हैं और मुद्राएं बना बनाकर आपको बताते हैं, जैसे तुम मेरे पास हो तो वो कुछ इशारा कर देंगे उस तरीके से, ठीक है। जब वो लोगों से बात करने गए तो वहां पर एक अजीब सी चीज हुई। उन्होंने इशारे से मतलब अपने हाथ को घुमाया, मतलब इशारा ये था कि इस पूरे परिसर में बहुत दूर कोई खड़ा है जिसके पैर में चप्पल है। ओह। ऐसा उनका कहना था। वो कोला को ना पूरे लोग चप्पल उतार कर देखते हैं, ठीक है। जैसे ही उन्होंने ये चीज बोली, खोजने लगे लोगों को तो बहुत दूर एक आदमी खड़ा था जिसके पैर में चप्पल थी। चलो ठीक है, हो सकता है किसी ने कान में आकर बता दिया हो। लेकिन वो क्या काम करते हैं ना, जब देव आते हैं तो सबका हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखवाते हैं। आपने कांतारा में भी देखा होगा कि वो एक अपनेपन का एक जो वो होता है ना कि तुम सब मेरे अपने बच्चे हो। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, ये वहां खड़े जितने भी लोग थे उनका भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा भी हाथ पकड़ के रखा गया था। उनका कहना था और मेरा भी यही कहना है कि जो धारक था जिसके अंदर देवता आए थे, उसका दिल सागर धड़कना बंद हो चुका था। उसका दिल धड़क ही नहीं रहा था। मैं करीबन 12-15 सेकंड के लिए, आप अपने दिल की धड़कनें कैसे रोक सकते हो? सवाल ये है। ये मतलब मेरे दिमाग के परे था। हो सकता है कि मैंने उत्तराखंड में इतनी खोजबीन ना करी हो, लेकिन यहाँ पर जो हुआ, क्योंकि मेरे मन में सवाल था और उस सवाल का जवाब चाहिए था मुझे। एंड ये सब होने के बाद जब हाथ हटा लिया गया तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, जो उनकी लैंग्वेज थी, मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उन्होंने कहा कि जवाब मिल गया। और वो दिन था सागर, मैं आज तक अपने गुरु से भी मैं ये बातें करता हूं कि ये कैसे संभव है। कोई इंसान अपने दिल की धड़कनें कैसे रोक सकता है? मतलब 20 से 25 सेकंड तो आराम से मैंने हाथ रखा है जहां तक मुझे याद है। तो वो और उनका जो शरीर था, मेरे हाथ एकदम टच हो रहे थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। इनफैक्ट भूता कोला मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। एक बार आप लोग जाओ और देख कर आओ। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्जिस्ट तो करता है कुछ ना कुछ। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे चोजन वन होते हैं जिनके अंदर आते हैं, पर आते हैं बिल्कुल। ओके। और ये हिमाचल वाली की क्या कहानी है? हिमाचल की कोई ऐसी कहानी नहीं है, बस वो लोग अन्न का दाना जो होता है उसके थ्रू वो लोग देखते हैं और उसी के थ्रू वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि हाँ मेरी भगवान से बात हुई है या फिर मेरी एक हायर कॉन्शियसनेस से बात हुई है और आपके घर में ऐसा ऐसा कुछ है। वो खुद भी क्लेम नहीं करते कि उनको पता है। वो ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने आवाहन किया माता का या फिर एक तरीके से उस क्षेत्र देवता से बात करी तो उन्होंने ऐसा बताया कि आपके घर में ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा करके। अभी आप वो शरीर छोड़ने और शरीर में आने की जो बात कर रहे थे ना, जी मुझे ना एक किस्सा याद आ रहा है। किस्सा क्या, मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो। मैं छोटे टीयर से आता हूँ, टीयर 2 सिटी से आता हूँ, जहाँ मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था जी। सो वहाँ पे कुछ लोग ना बाहर से आते थे जादू दिखाने के लिए। जादू दिखाने के लिए आते थे। ओके। नॉट दैट मच वाला जादू होता ना कि सर पे परफ्यूम का लेके कांच फोड़ दिया, ऐसे करके कुछ कुछ मतलब। और लोग वहाँ के गांव वाले लोग बहुत देखने रहे क्या क्या मस्त कर रहे हैं लोग। ओके। उनका एक लास्ट एक्ट था जहाँ पे वो
8-9-10 फीट गड्ढा करते हैं नीचे, हम्म, ठीक है, और बोलते हैं कि इस लड़के को देख लो। उस लड़के को नॉर्मल ऐसे है लेटा है, उसको पूरा पट्टी से बांधे से कैसे इसको बांधते हैं इजिप्ट में ममीज को जैसे मम्मीज को बांधते जैसे हैं, बांधते हैं, ममिफिकेशन होता है, हाँ। वैसे बिल्कुल बांधा, उसको नीचे रखा ओके। और ऊपर से एक एक होता ना, ऊपर से एक टीन का कुछ लगा के पूरा ढक दिया, ठीक, खड़े मतलब उसको खड़े खड़े ही ऐसे सुला कर के दिया। लेटा कर अच्छा, लेटा नीचे लेटाया, ठीक है। उसको फिर मट्टी वट्टी डाल के उनको बंद कर दिया और बोला 24 घंटे बाद खोलेंगे इसको। हम लोग मैं तो शौक की क्या कर रही है, और सच में आप मेरे को तो आप आज भी ना मुझे यकीन नहीं होता कि क्या था वो। तो मैं जब जा रहा था ना, स्कूल तो सुबह सुबह ये हुआ था शाम को, और नेक्स्ट शाम को खुलने वाला था ये, कि वो क्या कैसे निकलता है जो भी है, जी। वो जिंदा रहेगा, इन लोगों ने ही बोला था। सुबह सुबह जब मैं उठा स्कूल से, तो मैंने देखा था कि जहाँ पे इन लोगों ने बंद किया ना, शायद रात में खोले हों, तो निशान कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है। मैंने एक लकड़ा एक एंगल में रख दिया था, फेंक के, किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे पता अपनी नहीं, श्योरिटी के लिए, अपने अश्योरिटी के लिए जी। मैंने ऐसे एंगल में रख के, मैं जब सुबह सुबह स्कूल के लिए जा रहा था, मैंने देखा वैसे ही एंगल में वो लकड़ी वैसे ही रखा हुआ है, ओके। ऐसे कर टेढ़े में। मैं स्कूल में सोच रहा था यार वो अभी भी होगा, चलो ठीक है 8-9 घंटे हैं, कुछ नहीं है। स्कूल से जब वापस आया 2-3 बजे, वहाँ से वापस जानबूझ के मैं उसी रास्ते से गुजरा देखने के लिए। वो अच्छा। लोग साइड में थे, टेंट लगा कर थे, बट वो वहीं पर था, ओके। और वैसी लकड़ी वैसी ही थी। मैं इतना क्यूरियस था कि आज शाम को ये खुलने वाला है और क्या होगा, मेरे को देखना है। शाम हुई, पूरा भीड़, पूरा गांव वाले लोग सब आ गए वहाँ पे हैं जी। और लेजिट 24 घंटे लगभग हो गए थे, और लोग वेट कर रहे थे कि मतलब कब होगा ना, वेट करे, आएगा होगा, खोलेंगे। ओके। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो ऐसे जिस पे मट्टी रखी थी उसके ऊपर से जो टीना रखा हुआ था ना, वो ऐसे हिला और वो सब आगे, चलो। मतलब जिंदा हो गया या फिर एक हाँ, तरीके वो से क्या समाधि से वापस आए, क्या था, मैं बच्चा था, मुझे समझ ही नहीं है क्या हुआ। इंटरेस्टिंग। मैं देख के डर गया कि क्या हुआ ये। फिर फिर उन्होंने खोला उसको, फिर पट्टी से निकाला, और क्या तो बिल्कुल मतलब वो बस बहुत वीक हो गया, पता नहीं थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था, और मतलब बहुत कांपते हुए थैंक यू क्या कि मैं परफॉर्मेंस कर, थैंक यू सब चिल्लाने लगे, ठीक है। क्या बात है। मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया कि वो सच में अपने सोल को निकाल कर भेजा, फिर वो सडनली ऐसे हिलना और फिर परकाया प्रवेश। घुसना, ये सब होता है। मतलब मेरे को समझ नहीं आया उस समय क्या हुआ, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि होता है यार वो क्या। हम लोगों ने सबने पूछा कि क्या करते हैं वो लोग कुछ नहीं बताया, ये हमारा मैजिक है। ओके। मुझे ऐसा लगता है सागर कि कहीं के लिए ये मैजिक है, शायद वो मैजिक दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में, पर वट एवर आई नो कि तंत्र, या एक तरीके से आप मान के चलिए ये पूरा जो सागर है जी, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे समझ के बाहर हैं। जैसे ब्रह्मांड भेदन हो गया एक चीज। ब्रह्मांड भेदन में ऐसा कहते हैं कि इंसान एक ही जगह बैठ के अलग अलग जगह ट्रैवल करता है। हाँ, ठीक है। परकाया प्रवेश हो गया जी, जो अभी आपने बताया। क्या बोलते इसको? परकाया प्रवेश। हाँ, ओके। सूक्ष्म शरीर की यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल जिसको हम लोग बोलते एस्ट्रल हैं, ट्रैवल, यस, वो यस। भी एक चीज़ एग्जिस्ट हाँ, करती। हाँ। ये सब चीज़ें एग्जिस्ट क्यों करती हैं उसका एक रीज़न है कि अब मुझे नहीं पता कि आज के लोग ये चीज़ कर पाते हैं कि नहीं, पर जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, हाँ। जो तपस्वी होते थे, इनफैक्ट मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, बनारस में एक हमारे बहुत ही पूजनीय है, बाऊ उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और उनका कई 100 सालों से सिर्फ यही काम है कि भोलेनाथ की पूजा करना, वापस आना, पूजा करना, वापस आना, बस। मतलब उनके पास बैठने मात्र से ही हम लोग ठीक हो जाते हैं। उनका रेफरेंस क्यों दिया? क्योंकि बड़े बड़े जो साधु महात्मा होते हैं वो भी उनके पास जाते हैं, पता नहीं क्यों, उनके चरण स्पर्श करते हैं, वापस चले जाते हैं। अच्छा, उन्होंने कोई ऐसी सिद्धि नहीं करी, उनका कोई ऐसा क्लेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर हम लोग बहुत उनकी इज्जत करते हैं। ठीक है। एक बार की बात है, बनारस के अंदर की ही बात है, वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर एक बाबा थे, पूरे काले कपड़े में, पूरे ऊपर से नीचे तक, और कपाल वगैरह सब उन्होंने ले रखा था। बनारस में इस तरह के लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, तो कंफ्यूजन भी रहेगा कि ये सही है या फिर नहीं है। 80 घाट, जो बनारस के लोग हैं उनको पता होगा, 80 घाट पे जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो तुलसी घाट आता है। तुलसी घाट भी बहुत, जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी। ठीक है, तुलसी घाट पर वो बाबा आते हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ खाए हो? अच्छा, खाए नहीं थे उस समय हम,
तो मैंने कहा कि बाबा अभी कुछ खाया नहीं, मन नहीं हो रहा, हम बाद में खा लेंगे। जी। तो कह रहे हैं कि अच्छा जो तुम्हारे पास है वही दे दो। मैंने बैग खोला, पोहा रखा हुआ था शायद मेरे पास, तो मैंने वो टिफ़िन उनको दे दिया। वो लोहे का टिफ़िन था, जो पूरा पहले नहीं आते थे लोहे वाले, जी, जी, जी। उनको दिया। और बाबा ने कहा कि अच्छा एक काम कर रहे हैं, हम इसको ले जाते हैं, हम शाम को तुमको यहीं लौटा देंगे। तो मेरा ये है कि चलिए ठीक है, आप आएँगे ही, बाबा हैं, गलत तो बोलेंगे नहीं। वो चले गए, उस दिन नहीं लौटे, अगले दिन नहीं लौटे। तीसरे दिन मैं क्या देख रहा हूँ कि बनारस के एक घाट पर, थोड़ा चेत सिंह घाट एक बहुत फेमस घाट है, जो जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पे भ्रांतियाँ हैं कि कोई आवाज़ें आती हैं रात को चिल्लाने की। उस घाट पर वो टिफ़िन रखा हुआ है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद बाबा ने खाकर वहीं पर रख दिया होगा। आस-पास में जब मैंने लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि इस टिफ़िन के पास बैठकर एक साधु जो है, एक बाबा जो हैं, कोई पूजा कर रहे थे। हुँ। मुझे लगा कि ठीक है भाई, उनकी अपनी पूजा होगी, पूजा के बाद कुछ खा लिया होगा। मैं आगे गया, केदार घाट पहुँचा। केदार घाट में मैं बैठा था ऐसे ही, जी। तो एक आदमी ने बोला कि भैया वो टिफ़िन बहुत देर से पड़ा हुआ है। अब ये सोचने वाली बात थी कि मेरा ही टिफ़िन पहले इधर था, अब उधर कैसे है? मैंने उस टिफ़िन को लिया नहीं बाय द वे, जो मुझे पहले दिखा था, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ से उठाया, मुझे लगा अब इन्हीं का हो गया, छोड़ देते हैं। वही टिफ़िन मुझे वहाँ क्यों दिखा? चलो वहाँ दिखा, कोई बात नहीं। नमो घाट सबसे आखिरी में जाते हैं। हुँ। बनारस में जब उस घाट पे जाते हैं तो वो एकदम नवीनीकरण हो रखा है, उसका पूरा-पूरा नया बन चुका है, 2 जी, हाथ जी, हैं। जी। वहाँ पर भी वो मुझे टिफ़िन दिखा, सेम टिफ़िन? सेम टिफ़िन दिखा। मैं अपने टिफ़िन को पहचानता हूँ, हाँ। उस पे निशान बना हुआ है। मैंने उसी समय तत्काल वापस आया और अपने बाऊ के पास गया, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? हुँ। तो वो बोले कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो ब्रह्मांड भेदन कर रहे हैं। मैंने पहली बार उनके मुँह से ये शब्द सुना। ब्रह्मांड भेदन। ब्रह्मांड भेदन, मल्टीवर्स डाइसेक्ट बोलते हैं जिसको, ओके। कि भाई तुम अपने ही ब्रह्मांडों को काट कैसे सकते हो? वो एक, अब क्या कर रहे हैं वो लोग ऋषि मुनि, मुझे नहीं पता। कम बैक टू परकाया प्रवेश। ये, मैं तारापीठ में था, तारापीठ महाश्मशान है। हुँ, हुँ, हुँ। इंडिया में 4 महाश्मशान हैं, जिसे जी। शिव श्मशान कहते हैं। तो वहाँ पर नदी के किनारे मैं लेटा हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, ये इंसिडेंट मैंने अपने गुरु से भी शेयर करा। मेरे गुरु भी कहते हैं कि ये जो तुमने देखा शायद बहुत भाग्य वालों को देखने को मिलता है। मैं अपने आप को बहुत ही नॉर्मल समझता हूँ कि मुझे अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा। जो देख रहे हैं भैरव बाबा की कृपा है शायद। तो मैं वहाँ पर लेटा, मैंने क्या देखा कि एक बुज़ुर्ग इंसान नदी के दूसरी साइड से मेरे मतलब पास में आता है, किनारे पे। अच्छा, मैं लेटा था तो ठीक से दिख नहीं रहा था, हो सकता है उनको विज़िबल ना हो। हुँ। वो कुछ नदी में ढूँढने लगे, ठीक है? और बड़े ही अजीब तरीके से, डंडे को बार-बार ऐसे डाल-डाल के कुछ ढूँढ रहे हैं। थोड़ी देर क्या होता है, थोड़ी देर बाद उनके डंडे में कोई कपड़ा फँसता है और वो कपड़े को खींचते हैं पूरी ताकत से, इतनी ताकत कि वो गिर जाते हैं। ओके। मैं थोड़ा-सा मतलब चेहरा ऊपर उठा के क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक लाश है, एक बॉडी है, जो बहकर आई है, जैसे नहीं बह के आ हुँ, जाती हुँ, हैं, हुँ, हुँ। उसे उन बाबा ने खींचा अपनी तरफ, साइड में कर गए। उसके बाद मैंने क्या देखा कि मैं देख रहा था एक्चुअली, कि क्योंकि हो सकता है कि कोई पूजा करनी हो, या कई सारे ऐसे मति भ्रांतियाँ फैली हुई हैं लोगों में। मैं ये चाह रहा था कि टोकूँ ना किसी चीज़ को, या तो आप चुप रहो या वहाँ से चले जाओ, ये आपका वो बनता है। मैंने अपनी आँखों से देखा कि उसने पहले क्या काम करा है, उस बुज़ुर्ग ने पूरे कपड़े उतारे हैं उस बॉडी के। कपड़े उतारने के बाद लाश थोड़ी-सी फूल गई थी। हुँ। कपड़े उतारने के बाद वो बुज़ुर्ग ने अपने भी कपड़े उतारे हैं और फिर वो उस बॉडी के ऊपर बैठ गया है। और कहाँ पर बैठा है? जहाँ पर पसलियाँ होती हैं हमारी, हुँ, हुँ। ठीक वहीं पर बैठा हुआ है और अपने डंडे को 3 बार ज़मीन पर पटका। मतलब 1, 2, 3, और तीसरी बार जैसे ही उसने पटक के छोड़ा है अपने डंडे को, उसका डंडा स्थिर हो गया है। शायद मिट्टी में गड़ गया हो, हुँ। एक तरीके से। बैठकर उसने हाथ से कुछ मुद्राएँ बनाई, जिसका मुझे मतलब नहीं पता, और कुछ बुदबुदाया। ये सब मैं विज़िबली देख रहा हूँ, मेरे माइंड बार-बार ये पूछ रहा है कि आखिरकार ये कोई मतलब सो कॉल्ड शव साधना तो नहीं, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था उस समय कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है।
थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि वो बुजुर्ग बहुत जोर जोर से कांप रहा है, जो शायद। ऊपर ऊपर बैठे हुए हाँ, हैं। जो ऊपर बैठा ओके। है, और जो नीचे बॉडी वो एकदम स्थिर है। हम्म। स्थिर होने के बाद मैंने देखा कि वो डंडा गिरा नीचे, और इस बार वो डंडे को बुजुर्ग ने नहीं गिराया। इस बार वो बॉडी जो लेटी हुई थी उसके हाथ ने उस डंडे को पकड़ा है। और जैसे ही ये बुजुर्ग गिरा, ये जो लेटा हुआ जवान शरीर था ये खड़ा हो गया अपनी जगह पर, ये ऐसे जैसे अपने बहुत ही नॉर्मल है। अपने आंखों से देखा ये? ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई विश्वास करे ना करे, पर जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो गुजरे हैं, हम्म। मेरे गुरु को भी मैंने इसीलिए ये बात शेयर करी, साझा करी कि क्या मैंने झूठ देख लिया क्या। हम्म। मैं आज भी कहता हूँ कि हो सकता है झूठ होगा, पर मैंने जो देखा वो बहुत सजीव था। आंखों में 500 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है, हम लोग कितना ज़्यादा झूठ देख सकते हैं, सवाल ये है। जी। तो वो लड़का खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़े पहने हाँ। और वो बुजुर्ग को धीरे से प्रवाहित करा और निकल गया। हाँ। ये बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, ये डरावना भी था। फिर मेरे गुरु ने ही मुझे बताया कि इसे परकाया प्रवेश कहते हैं, दूसरे के शरीर में अपनी आत्मा को डाल देना। ऐसे कई सारे जो साधु महात्मा होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े, वो अपनी सिद्धियों को, अपने कारण को पूरा करने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि उनको पता होता है कि ये एक लावारिस जो है बॉडी है, इसमें अपने आप को ट्रांसफर कर दो, आगे का जाप हम इस बॉडी में करेंगे। और फिर क्योंकि अपना बॉडी छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि उनकी उम्र तो कंप्लीट हो गई। मान लीजिए उनको करीबन 2 करोड़ जाप करने हुए, मान लो 1.5 करोड़ है, हाँ। 50 लाख अभी भी बचे हैं या 50,000 अभी भी बचे हैं। हम्म। तो उसको कंप्लीट करने के लिए शायद वो परकाया प्रवेश करो, या सो कॉल्ड, मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस कि वो परकाया प्रवेश क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग अपने ही शरीर में, मतलब जो रहते हैं, तेलंग स्वामी जैसे इतने बड़े महंत जो हुए, जी जी जी। इतने बड़े जो संत थे, ठीक है, तो संतों के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कैसे परकाया प्रवेश कर रहे हैं। पर आज के टाइम पे इफ यू से कि कोई परकाया प्रवेश कर ले, तो मैं नहीं मानता उस चीज़ को, क्योंकि बहुत आपके अंदर बहुत ऊर्जा होनी चाहिए उस चीज़ का, आपके अंदर बहुत तप होना चाहिए परकाया के लिए। एस्ट्रल ट्रैवल का विधान बहुत चल गया है आजकल, बस एस्ट्रल ट्रैवल तो चल रहा है। ये मैं बहुत देख रहा हूँ कि मतलब मैं आज रात को लेटूंगा और उसके बाद मैं ट्रैवल करते हुए वहाँ पहुँच जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। सूक्ष्म शरीर यात्रा होती है, पर लोग इतने अवेयर कैसे हैं आज की डेट में कि उनको पता है कि उनके शरीर से बॉडी से स्पिरिट निकल भी रही है और वापस भी आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही गूढ़ प्रोसेस है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जी। यस तेलंग स्वामी की बात की ना, मतलब जी मैं एक नाटक कर रहा था, उसमें लहारी महाराज जी के जी 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 बारे में कर रहा था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी थी। जो चमत्कारी वाले जो किस्से हैं ना, उस नाटक में भी बहुत सारे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके के मैंने सुने हैं, मतलब इस तरीके का नहीं सुना है, बट काफ़ी सारी चीज़ें सुने हैं कि अपने शरीर को रख के अपनी आत्मा को निकाल के सैर करके वापस अपने में डाल लेना, बॉडी में आ जाना। हाँ बिल्कुल, वही पुराने समय पे बहुत लोग ऐसा करते थे। आज कोई करता है? मुश्किल है। नहीं, मतलब मैं नहीं मिला हूँ, हो सकता है होते करते होंगे। होंगे लोग, हो हाँ। सकता है, लेकिन मैं अभी उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उन लोगों को देख पाऊँ या समझ पाऊँ। मुझे लगता है जितना ये इंटरनेट और ये सब चीज़ें जितनी आई हैं ना, ये लोग और अंदर छुप गए हैं कि हमें ना ही खोज पाए कोई। हाँ, और अंदर छुप भी गए हैं, और दूसरा ये नुकसान भी है। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जैसे हमने तंत्र की बात करी, षटकर्म अच्छे भी हैं, षटकर्म नुकसानदायक भी हैं, नुकसानदायक भी है। ठीक है। तो उसी तरीके से नेट का जो इस्तेमाल हो रहा है वो गलत भी है, वो सही भी है। अब मैंने ही जो पॉडकास्ट किए थे उस पे अवेयरनेस के लिए कई सारे एंटिटीज, कई सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं कि मेरे साथ भी यही हो रहा है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। और उसमें एक बहुत बड़ा कैच था, उस पूरे पॉडकास्ट में मैंने सिर्फ एक पॉडकास्ट ऐसा किया था जो एंटिटी थी ही नहीं। एंड कैन यू बिलीव कि वो इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट शो पर उस एंटिटी का जिक्र हो रहा है। अच्छा। एंड आई वाज लाफिंग कि मैं अपने गुरु से भी बोल रहा, मैंने कहा ये तो मैंने यूं ही कर दिया था पॉडकास्ट, उसमें तो ऐसा मैंने कोई स्टोरी बताई भी नहीं थी, तो ये एंटिटी कहाँ से निकल आई? तो नाम बता सकते हो? नहीं, उसका नाम थोड़ा सा गुप्त ही रखें, ज़्यादा जी, बेटर। जी, नहीं नहीं बिल्कुल, यस, कोई नहीं। हाँ जी अभी हमने ट्रैवलिंग की बात की, जी ऐसा होता है ना, पोर्टल्स होते हैं
डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस, पोर्टल्स होते हैं। एक बिल्कुल। सीरीज भी आई थी, डार्क नाम था उसका। डार्क नाम था, हाँ। उसमें भी काफ़ी बढ़िया से डिटेल में बात की गई कि इसे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। आई मीन, आई एम जस्ट वांटेड टू नो कि ऐसा कभी आपने कुछ सुना है, कभी ऐसा कुछ समझा है कहीं पे कि इस तरीके के पोर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं? मतलब बोलते तो हैं लोग कि होते हैं, बट आपका क्या पर्सपेक्टिव? यस, पोर्टल्स डू एग्जिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समानांतर ही कई सारी दुनियाएं चलती हैं। जी। ठीक है, एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था समानांतर। समानांतर। ठीक है, ओके। तो उसमें वो ऐसा ही था कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसी तरह की जिंदगी सेम घटनाक्रम पे, पर इंसिडेंट दूसरे होंगे, कोई और भी जी रहा है। जैसे कोई 11 साल का है, उसी का कोई 60 साल बाद का वर्जन भी एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और उसने सेम, अगर उसके पैर में साइकिल के गिरने से चोट लगी होगी तो जो 60 साल वाला होगा उसके शायद किसी बाइक ने टक्कर मार दी होगी। ऐसा सेम मतलब समानांतर दुनियाएं हमारी इस दुनिया में भी चलती हैं। रही बात डायमेंशन की, तो पोर्टल्स डू एग्जिस्ट, और इसका प्रमाण मैं मतलब प्रमाण तो नहीं दे रहा हूँ, किसी चीज़ का नहीं दे सकता कि अगर जो मैं देख रहा हूँ उसका प्रमाण मैं कैसे दे दूँ। जी। मतलब इस दुनिया में कोई भी इंसान प्रमाण कैसे दे सकता है, मेरा तो ये मानना है। जो मल्टीपल लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या हम उसे प्रमाण कहेंगे? वो भी तो सच नहीं हो सकता ना, वो भी तो झूठ हो सकता है एक तरीके का। तो जो मेरे गुरु हैं राम अशोक जी, उनके साथ ही इस पोर्टल के बारे में जब एक बार कई बार डिस्कशन हुआ, शमशानों के अंदर ऐसा कहते हैं क्योंकि वहां पर राम और शिव एक साथ मिलते हैं। ओके। जब किसी बॉडी को लाया जाता है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। ठीक है, ऊपर से नीचे लाते हैं उसको, और वो जहां मिलता है वो होती है शिव की जगह। ठीक है, जैसे ही आप, क्योंकि आप देख रहे हैं एक जगह दुनिया से अलग हो रहे हैं और एक जगह आप दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, तो वहां से पोर्टल्स खुलते हैं। ओके। वहाँ पोर्टल खुलते हैं। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पहली बार लाइफ में पहली बार जब मैं बनारस गया था, तो मैंने एक घाट पर देखा कि क्रिमेशन ग्राउंड था, वो धुआं उठ रहा है, हवा उस तरफ की चल रही है दूसरे साइड की, वो धुआं उस तरफ जा रहा है, हवा के अपोजिट। ये आप भी देख सकते हो, ये कोई भी देख सकता है अगर सही से। मुझे नहीं पता कि वो समय क्या है क्या नहीं है, आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो मैंने ये बात अपने गुरु से शेयर करी, तो वो हंस दिया। मुझे नहीं पता कि वो हंसते क्यों हैं, लेकिन वो हंसे और बोले कि चलो कोई नहीं, होता रहता है। सेम उसी दिन मैं अपने गुरु के साथ गया शमशान। ठीक है, वहाँ पर मंदिर है माता का, पूजा वगैरह करी, हाथ वाथ जोड़े, बैठा रहा उनके साथ काफ़ी देर। मैं क्या देखता हूँ कि लाइन से करीबन 4-5 बॉडी हैं जो जल रही हैं। अब सागर, हवा का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, कोई तो डायरेक्शन होगा। मैं क्या देखता हूँ, एक का धुआं इधर जा रहा है, एक का धुआं बीच में जा रहा है, एक का धुआं उधर जा रहा है। हाँ? ये कैसे पॉसिबल है? और ये मेरे पास प्रूफ है, मैं उसकी बात आपको कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या मैं फोटो ले लूँ इस चीज़ की? मैंने पहली बार शमशान के अंदर बोला, उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे यहाँ पर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आपके पास फोटो है वो? हाँ, मतलब, और एक और जगह की फ़ोटो है वहाँ पर। वो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड है। वहाँ पे क्या होता है, एक दिन मैंने स्वयं देखा कि कुछ ऐसी आकृति बनी है जो भगवान शिव के जैसी बनी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि वो मैंने ही देखा कि सबने नोटिस किया, पर एक टीन पड़ी हुई थी पीछे ऐसे खड़ी खड़ी, और जो धुआं था वो एक शिव के आकार में ही निकल रहा था। जब मैंने उस बॉडी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये 103 साल के किसी इंसान की बॉडी थी। उसको शव बोला जाता है, जो अपने 100 उसको पूरा कर ले, चक्र को। अच्छा। एक तरीके से तो यस, डायमेंशन डू एग्जिस्ट। और शीशे के डायमेंशन, पानी का डायमेंशन, आप देखेंगे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा, जब हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा कि विक्रम भट्ट सर का भी आपने पॉडकास्ट किया था। मैंने जब उनका सुना तो उनकी एक मूवी मुझे याद आई, 1920 लंदन। यस। ठीक है, अब उस मूवी में शुरुआत में ही एक सीन है, मतलब थोड़ा सा आगे जाके टाइम लैप करेंगे तो एक शीशा होता है जिसमें शीशे के अंदर वो चाकू मारते हैं और शीशे के अंदर एक दुनिया में चले जाते हैं। शर्मन जोशी जो होते हैं,
जब आप देखेंगे तो सेम दुनिया होती है, बस उसमें थोड़ा डार्क होता है, अपनी दुनिया थोड़ी लाइट है। राइट, हाँ। ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि देखो अब उन्होंने क्या अपनी किस चीज़ को सोच के बनाया, पर यस इसी तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बस हमारा जो नॉर्मल शरीर होता है ये वहाँ जा नहीं पाता, उसके लिए हमारे सूक्ष्म शरीर की ज़रूरत होती है। फिर वो आपको गुरु गाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है। ये अभी अपने वो बोला ना, मिरर वाली बात बोली ना, जी। ये मैं इनसे बात कर रहा था, सरबजीत से। ओके सरबजीत जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है वो भी, ओके ओके। उन्होंने भी ऐसे बताया था कि मिरर्स पोर्टल्स होते हैं हम्म, अलग डायमेंशंस में जाने के लिए। जी। और उन्होंने ऐसा मतलब एक्सपीरियंस भी किया है जब उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो, कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर मेरा घर का दरवाज़ा मैं खोला, मेरे डायरेक्टली सामने अगर मिरर होता है जी। तो उससे कुछ ऐसी एनर्जीज चैनलाइज होती हैं कि दरवाज़ा के स्ट्रेट पे कभी भी मिरर्स नहीं रखने का। उससे पोर्टल्स का आना जाना, बाकी एंटिटीज़ का भी आना जाने का कुछ एक जरिया बन जाता है। ओके। तो उन्होंने इस तरीके की एक कहानी बताया था, तो ओके। उससे मुझे याद आया। मिरर से पता नहीं क्यों सागर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका गुरु प्रबल है, आपके इष्ट प्रबल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप, मैं तो ज़्यादा नहीं मानता उन सब चीज़ों में कि ये जगह यहाँ नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता, वहाँ होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मतलब आपका भाव है वो, तो अब किसी के घर में जगह ही नहीं है, इधर सीढ़ी बनाने की जगह तो उधर ही बनाएगा ना वो। तो मिरर से मुझे एक बहुत ही अजीब सा केस याद आता है, जहाँ पर एक लेडी ने अपनी जान दे दी, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि उस लेडी का सर कहाँ है। हैं सर कहाँ है? हाँ, अब ये मिरर की वजह से नहीं हुआ, ओके। हो सकता है कि कोई ले गया हो। हाँ। मेरे एक दोस्त है, बहुत बहुत ज़्यादा बचपन का दोस्त है वो मेरा। ये किस्सा उसकी दीदी का है। ठीक है। उसने ये बोला कि दीदी को मिरर्स का शौक बचपन से था। हो सकता है लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। अब बचपन से शौक था तो वो अलग अलग तरीके के एंटीक एंटीक मिरर जो है अपने घर में रखती थी। धीरे से उनसे शायद किसी की मुलाकात हुई, कोई तांत्रिक, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई तो होगा, और उसने बताया कि तुम त्राटक करो, एक साधना, मतलब एक तरीके का फॉर्म ऑफ मेडिटेशन करो। एक पॉइंट को देखकर आप मेडिटेट वो करते बिंदु त्राटक होता है, दर्पण त्राटक होता है, अलग अलग तरीके के जी, त्राटक जी, हैं। जी। तो वो उसने कहा कि तुम दर्पण त्राटक करो और उससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी बहुत ज्यादा। अब उसने, उसकी बहन ने, जो भी था, शैली नाम था उनकी बहन का, तो उन्होंने किया, जो भी था उनके पास, पैसा आया नहीं आया, कहाँ से आया मुझे कुछ नहीं पता चला। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो चारों तरफ शीशे ही शीशे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीदी ये सब क्या है ये सब? तो उन्होंने बोला कि जो दर्पण होते हैं वो हमारा ही एक आईना होते हैं, मतलब हमारा ही एक प्रतिरूप होते हैं। जी। तो मैंने कहा कि अंतर क्या है? भाई जो आप इधर से मुंह बना रहे हो वो भी उधर बन रहा है शीशे में, तो दुनिया कैसे अलग है? मुझे पता था बट स्टिल मैंने सवाल किया। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास भावनाएं हैं, उसके पास नेगेटिव भावनाएं हैं। मैंने कहा ये कैसे कह सकती हो आप? उन्होंने कहा कि जब भी तुम शीशे के सामने खड़े होते हो तुम क्या कहते हो? मैंने कहा कभी कभी कुछ नहीं कहता हूँ, कभी कभी ये कहता हूँ कि अभी यहाँ बाल खराब है, इसको सही कर लेते हैं, ये कपड़ा ठीक से नहीं पहना है। तो उन्होंने कहा ये सब नकारात्मकता ही तो है। मैं उनका व्यू सुन के थोड़ा चौंक गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं मेडिटेशन करती हूँ मिरर में, एंड आई फील कि कोई एक बड़ी सी काली सी आकृति है जो मुझे मेरे सर को ऐसे पकड़ती है और अंदर ले जाती है, मिरर के अंदर। मैंने कहा उस समय आपकी बॉडी को क्या लगता है? वो कहती है कि मेरी बॉडी वहीं पर रहती है, मैं देख पाती हूँ अपनी बॉडी को। इट्स लाइक एक आउटर बॉडी एक्सपीरियंस होता है उनको। पर मिरर में जाने के बाद उनको उनका भाई भी दिखता है, जो उनका भाई है मेरा दोस्त, उनको मैं भी दिखता हूँ, उनको सब कुछ दिखता है जितना उनके रीच में होता है। तो मैंने कहा मिरर से बाहर आने की कोई टेक्निक? मैंने मजाक में पूछा। तो उन्होंने कहा अपने अंगूठों को फोल्ड कर लो, पैर के। फिर पूछा कि ऐसा क्यों? तो कहती हैं कि हमारे पैर के अंगूठों में ही हमारी एनर्जी होती है, अंगूठे और बाल में। ठीक है, तभी लोग पैर छूते हैं, वही रिवाज है पैर छूने का। खैर उनसे काफ़ी इंसाइटफुल बातें हुई, ये सब अच्छा लगा मुझे सुन के। लेकिन मैंने यही बोला, मैंने कहा दीदी आप इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मतलब मेंटल हेल्थ ऑल्सो। नहीं सुना उन्होंने।
उसके करीबन 6-7 महीने के बाद हम्म, खबर आती है मेरे दोस्त की कि मेरी दीदी नहीं रही। उसको पैरानॉर्मल लगा, मेरे दोस्त को। रीज़न उनकी जिस तरीके से हुई, मैंने अपने दोस्त, मतलब मैं पर्सनली मिलने गया उससे, उसने कहा कि भाई, खैर दीदी का तो अंतिम संस्कार वगैरह सब हो गया था। हम्म, उसने ये कहा कि भाई दीदी पक्का किसी प्रेत के चक्कर में थी या फिर कोई उनको भूत जो है पकड़ के ले गया। मैंने कहा ये संभव कैसे हो सकता है, मतलब कोई तो वैलिड रीज़न होगा। उसने बोला दीदी मेडिटेशन करने कमरे के अंदर गई थी और मैं उसके बाद घर से बाहर निकल गया था। दीदी से मेरी 2 दिन तक बात हुई थी। उस घर में कोई नहीं आया, सीसीटीवी फुटेज चेक हो गया, सब कुछ हो गया, पूरे मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज चेक हो गया। वो बात बताते हुए उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने बोला दीदी की जो बॉडी मिली है ना, वो ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई मिली है और उनका जो, लेट सपोज अगर किसी का गला हटा हम्म, तो गले का जो अंदर सेक्शन है वो मिरर से चिपका मिला है, क्या? ऐसे जैसे किसी ने उनका सर पकड़कर मिरर के अंदर की कोशिश करी हो। ओह। मैं सुन के दंग रह गया। मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता यार। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी दीदी का मिरर डायमेंशन ले गई। उसको आज की डेट में ना आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठा दो, उसको, वो अपने सेशंस कराता भी है, अभी भी कराता है कि शायद वो कहीं ना कहीं गलत हो, हम्म, पर वो हर बार एक ही चीज कहता है कि नहीं भाई, मैंने दीदी की बॉडी देखी है, आधी थी, आधी से चिपकी थी, जैसे कोई glue से चिपका दिया हो। उनकी बॉडी को लेजिट खींचना पड़ा था। अब खींच के निकाला गया है वो। पोस्टमार्टम में जो भी है, पोस्टमार्टम में अच्छा है बाय द वे, एक और चीज आई कि पोस्टमार्टम में ये आया कि जो उनका था उस पर आपने वो सुना है, फेवी बॉन्ड सुना है, फेविक्विक, फेवी बॉन्ड वगैरह यस जो यस जो यस। होते हैं, चिपकाने वाले ग्लू जो होते हैं, उसका भी एक मतलब अपर वर्जन आता है जिससे लोहा चिपकाया जाता है। हाँ, यस। ठीक है, उससे इनके मतलब शीशे को चिपकाया गया था। वो निकला था में। ऐसा उनका मानना था कि वो हल्का हल्का वो ओह। रसायन लगा हुआ है। पर कहाँ से लगेगा, सवाल तो ये है। सब घर एक दूसरे से चिपके थे, घर में कोई सीक्रेट डोर नहीं था, सब कुछ देख लिया गया। पुलिस ने अच्छे से छानबीन करी, पर मैं नहीं मानता कि वहाँ पर कुछ मिला, क्योंकि मैंने प्रॉपर वहाँ पे जिसने इन्वेस्टिगेट, जो आईओ थे वहाँ के, मैंने उनसे भी बात करी। वो बोल रहे हैं कुछ नहीं मिला, बहुत शातिर चोर था शायद, पर एक शायद तो आ गया ना पीछे। हम्म, तो शायद मेरा मानना है कि मिरर त्राटक करते करते, दर्पण त्राटक करते करते उनकी बॉडी ही कहीं ना कहीं उस डायमेंशन में चली गई हो, या समहाउ, मुझे नहीं पता, जैसे स्लीप पैरालिसिस में होता है लोगों को, यस। ड्रीम डायमेंशन में। ड्रीम डायमेंशन में, यस। करेक्ट। आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही प्रॉस्पेरिटी बोल लें या फिर उस मेडिटेशन में मे भी हो सकता है कि वो कुछ एक, इंडल्ज हो गई हूँ। हाँ, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि वो पोर्टल वाली जो चीज़ें हैं, शायद उनको वो चीज़ें जो आपको उन्होंने शायद, कहा। क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैंने अपने हाँ। गुरु से भी ये बात शेयर करी। उन्होंने कहा कि देखो, ना तुम मौजूद थे वहां, ना हम मौजूद थे, अनुमान ही लगाया जा सकता है बस, यस। ये चीज़ है। या सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमने सुनने को मिली। जी। और वो कहते हैं ना कि कबीर जी ने एक बात कही थी कि गुरु बिन कौन बताए बात। आई थिंक गुरु ही है जिसके कारण हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपने भी जो भी चीज़ें करी बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस, नो डाउट। तो गुरु, आई थिंक मुझे इस चीज़ पे एंड करना है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जी। मुझे लगता है कि गुरु ही हैं जो हमें एक सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं हम सबका जो भी प्रारब्ध होता है जी। उसके थ्रू भगवान हमें गुरु दे ही देते हैं, मतलब। हाँ, मतलब मैंने भी ऐसे कई लोग देखे हैं सागर, जो बिना गुरु के कई साधनाएं करते हैं। उनके इतने बुरे बुरे हाल देखे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। ठीक अच्छा, है, आज भी मतलब बिना गुरु के वो अगर साधना कर रहे हैं तो। बिना गुरु के कुछ भी करना व्यर्थ है। आप क्या कर लोगे, आपको क्या आता है? किताब पढ़ के आप कितना कर लोगे भाई? यस। थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, बट बिना गुरु के बनारस में आप आज चले जाइए सागर, और कई ऐसे क्रिमेशन ग्राउंड हैं बनारस में, टहलते फिरते आपको कई पागल मिल जाएंगे जो साधना के चक्कर में पागल हो चुके हैं, जिनसे पैसा ऐंठा जा चुका है, और वो
कहते हैं कि मैं अब ये बनने वाला हूँ, मैं अब यहाँ पहुँचने वाला हूँ, मैं देखना आँख बंद करूँगा यहाँ पहुँच जाऊँगा। ओह, बहुत परिवार छोड़ दिया है, दुनिया छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दिया है, वो साधना में लगे हैं पर बिना गुरु के। बिना गुरु के मतलब ऑडियंस को भी यही बोलेंगे कि कोई भी इंसान बिना गुरु के ना साधना करे, ना इस मार्ग में आए। जानना है, समझना है, पॉडकास्ट सुनो, खुश रहो। अननेसेसरी उसमें आने की कोशिश मत करो और गुरु खुद ढूंढेगा आपको। शिष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो गुरु को ढूंढे बैठ के। जी। यही मेरा कहना है। सो आरजे थैंक यू सो मच थैंक यू, टू थैंक कम यू इन टू भाई, आवर रहस्यमय थैंक यू, पॉडकास्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिली थैंक यू आपके छुपे हुए चेहरे से, और आई थिंक लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरीके हमने बातें करी हैं, पोर्टल से बिल्कुल। लेकर एंटिटी से लेकर कौन देवता कहते हैं उसको, वन देवता, वन देवता, भूताकोला। भूता कोला। जी, आई थिंक इट्स अ रियली गुड पॉडकास्ट जहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो यार थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सागर, बुलाने के लिए मुझे। थैंक यू। थैंक यू।